नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो घटना है हमें शेयर किए हैं, उनका नाम महेश कुमार है। महेश कुमार जी यूपी के कानपुर के पास के रहने वाले हैं और वो मुंबई में काम किया करते थे। ये घटना 1998 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं या फिर मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार है। ये घटना मेरे साथ 1998 में हुई थी। मैं मुंबई से अपने गांव आ रहा था छुट्टी में। जनवरी का महीना था, स्टार्टिंग था। मैं 1 साल के बाद अपने घर वापस आ रहा था। तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ न कुछ हर किसी के लिए लिया था, जिसको जो पसंद था। किसी को कपड़े, किसी को खिलौना, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। तो मेरा जो बैग था पूरी तरह से पैक हुआ पड़ा था। मेरा तो ट्रेन शाम को 5 बजे तक स्टेशन पर लग जाना चाहिए था, लेकिन 4 घंटे लेट ट्रेन हमारी पहुंची स्टेशन पर। अब रात के 9 बज गए थे। अब उस स्टेशन से मुझे एक दूसरी पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी जो मेरे गांव के करीब उतारेगी। हालांकि वहाँ से भी हमारा जो गांव था करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। अब ये बड़ा स्टेशन था, क्योंकि वो जो हमारा स्टेशन था छोटा था। वहाँ पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन रुकती नहीं थी। तो हम अब तो उतर तो गए ट्रेन से और पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। अब जो पैसेंजर ट्रेन थी वो चली गई थी। अब जो दूसरी आने वाली थी उसको आने में 1 घंटा का टाइम था। अब जब वो पैसेंजर ट्रेन आई तो रात के 10 बज चुके थे। मैं उस ट्रेन में सवार हो गया और ट्रेन चलने में भी आधा घंटा ले चुकी थी। ले दे के कहा जा रहा था कि जल्द चलेगी, लेकिन आधा घंटा तो उसने टाइम ले ही लिया था। अब मैं जितना जल्दी घर पहुंचना चाहता था उतना देर ज़्यादा हो रही थी। किसी ने सही कहा है कि इंसान जो सोचता है, जो प्रोग्राम बनाता है, उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पाता है। मैं तो सोचा था कि घर पर जा कर के आराम से घर का खाना खाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो आधी रात अब होने जा रही थी। मैं अभी पैसेंजर ट्रेन में बैठा अपने लोकल स्टेशन पर जाने वाला था। अब मैं घर कितने बजे पहुंचूंगा कोई पता ठिकाना नहीं था। आखिरकार हर स्टेशन पर रुकती रुकती वो ट्रेन हमारे स्टेशन पर जा रुकी। अब वास्तव में अब आधी रात तो शुरू हो चुका था। जनवरी का महीना, ठंड का लगना तो वाजिब था। मैं गर्म कपड़े अब डाल रखा था। स्टेशन पर उतरा तो हर तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। मैं जल्दी से अपने स्टैंड की तरफ गया ताकि कोई साधन मिले तो मैं उसको पकड़ के अपने घर पहुंच सकूं। मैं स्टैंड पर गया तो देखा तो 1-2 गाड़ियां तो खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन लोग बाग कोई नज़र नहीं आ रहा था। सवारी भी मेरे साथ में कोई उतरा नहीं था। मैं अपने स्टेशन पर इकलौता सवारी उतरा था। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखा एक जगह पर अलाव जल रहा था और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए आग को मजा ले रहे थे।
मैं उनके पास पहुंच गया। मैं जब उनके पास पहुंचा तो वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, और जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो वो लोग अपनी बातचीत बंद करके अब मेरी तरफ देखने लगे थे। मैं उनके पास पहुंचा और सभी को राम राम बोल करके पूछने लगा, अरे भाई लोग, हमें गांव जाना था, कोई साधन मिल जाएगी क्या? अब एक जो उसमें बंदा था उठ करके खड़ा हुआ, बोला, कहाँ जाना है आपको? मैं अपने गांव का नाम बताया। वो फिर आग के पास जा बैठा, बोला, नहीं जी, मैं उधर नहीं जाना है। अब मैं करूं क्या? नहीं भाई, ऐसी क्या बात है कि हमारे गांव की तरफ नहीं जाओगे? ज़्यादा दूर तो है नहीं, और जो आप वाजिब पैसा मांगोगे तो मैं दूंगा। तो दूसरा कहने लगा, जो उसका साथी बगल में बैठा हुआ था, कि भैया बुरा मत मानना, ये लड़का डरपोक है, ये भूत प्रेत से बहुत डरता है। हम लोग सुने हैं कि आपके गांव के रास्ते पर भूत प्रेत दिखाई देते हैं आधी रात के वक्त में, इसीलिए डर रहा है। मैं उनकी बात पर हंसने लगा। यानी भैया, हमारी पैदाइश उसी गांव में हुई है, बचपन से अभी तक इसी रोड से मैं आता जाता रहा हूँ, लेकिन हमें तो आज तक कभी किसी भूत का दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन वो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे। वो जो उसका साथी था कहने लगा, भैया ये तो जाने से रहा, हाँ मैं चलूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाऊँगा। मैं जानता हूँ मुझे कहाँ तक जाना है, और वहाँ से आपका जो गांव है करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं कहने लगा, चलो अच्छी बात है, आप कहाँ तक छोड़ोगे? उसने बोला कि हम नदी की जो पुलिया है बस वहीं तक आपको छोड़ देंगे, और उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल उस नदी के पुलिया के बाद ही होता है। मैंने आज तक कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, हालांकि मुझे रात में कभी आना जाना नहीं हुआ था, और जब हुआ भी था तो हमारे साथ में कोई न कोई होता था, और ऐसी घटना तो कभी मैंने देखा नहीं, न महसूस किया। मैं उनका डर समझ रहा था, शायद वो अकेले जाने में घबरा रहे थे, डर रहे थे, और भूत का बहाना बना रहे थे। मैं कहने लगा, ठीक है भैया, आप चलो, आप बताओ किराया वहाँ तक क्या लोगे? वो किराया जो बताया वो भी मुझे ज़्यादा लगा, लेकिन अब रात का टाइम था और कम से कम मेरे गांव का नज़दीक तो वो छोड़ रहा था। मैं बोला, ठीक है भैया, आपकी गाड़ी कहाँ है, ले आओ। अब वो उठ करके खड़ा हुआ, और फिर अपना वो 3 व्हीलर ले करके आया। मैं अब 3 व्हीलर में जा कर के बैठ गया, तो जो 2 लोग आग को ताप रहे थे, आग का मज़ा ले रहे थे, जिससे मेरी पहली बात हुई थी, वो कहने लगा, देख लेना, नदी के उस पार में मत जाना, नहीं तो तेरा हाल भी वही होगा जो औरों को साथ में होता है। अब सही में वो लोग मुझे डरा रहे थे कि उसको डरा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चल पड़ा था, वो ऑटो रिक्शा वाला अपना ऑटो स्टार्ट करके और चल पड़ा था हमारे गांव के साइड में। हम बात करते हुए चलते जा रहे थे। मैंने पूछा, भैया ये भूत वाला खेल का रहस्य क्या है, हमने तो आज तक सुना नहीं है। वो कहने लगा, बाबू रात में बात करना ठीक नहीं है, आप भूत प्रेत का नाम मत लो रात में। वो डरा हुआ मुझे लग रहा था। खैर भूत प्रेत का तो नाम नहीं लिए, लेकिन मैं वो रहस्य जानना चाहता था कि आखिर ये सब इतना लोग क्यों डर रहे हैं, कोई ना कोई तो बात जरूर होगा। लेकिन मैं भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता था, मैं तो भगवान पर भरोसा रखता था। कुछ देर के बाद में हम उस नदी के पार पुलिया के पास में पहुंच गए थे। अब ऑटो ड्राइवर जो था हमारा, अपना ऑटो रोक दिया और बाबू कहने लगा कि बाबू बस यहाँ से 1 किलोमीटर सीधी रोड पर चलते जाना, आपका गांव आ जाएगा। मैंने बोला, भैया मेरा गांव देखा हुआ है, मेरा ही गांव है, मुझे
एक एक इंच का रास्ता का पता है। आप मुझे मत बताओ। आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे सही में चुड़ैल वहाँ खड़ी हो बाहर में और तुम्हें पकड़ लेगी। अरे भैया, साइंस के युग में ऐसी तुम बात कर रहे हो जो बिल्कुल अंधविश्वास की तरह लग रहा है। ऐसा नहीं होता भैया। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। वो कहने लगा कि बाबू जल्दी से पैसे दे दो, मैं वापस स्टेशन पर पहुंच जाऊं। हाँ, मैं पैसे उसको दे दिया। अब वहाँ से मुझे अब 1 किलोमीटर पैदल चलना था। अब मैं बहुत गुस्से में था। एक तो बैग का वज़न मेरा ठूस ठूस के हमने सामान भरा हुआ था, वज़न भी काफ़ी था। मैं पीठ पर लटकाए अपने रास्ते पर चल पड़ा। हालांकि जो रात थी उजली रात थी, लेकिन धुंध होने की वजह से चंद्रमा की रोशनी बहुत कम धरती पर दिखाई दे रही थी। एक तरह से कहा जाए कि धुंध ने अपना एक तरह से पूरा घेर रखा था आसमान को। मैं नदी पार पहुंच गया था। अब मैं सीधा अपने रोड की तरफ, अपने गांव की तरफ चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि मेरे पीछे किसी चलने की आवाज़ आ रही है। अब मैं मुड़ करके देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि मेरा मन का वहम है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आवाज़ मेरे कानों में पड़ गया। हाँ, रुक करके पीछे देखने लगा, लेकिन जैसे ही रुका वो आवाज़ भी बंद हो गई थी। मुझे अपने कानों पर भ्रम होने लगा कि मैं शायद भ्रम में ये आवाज़ सुन रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता जो डरने लायक हो। मैं फिर अब आगे की तरफ चल पड़ा था, लेकिन जैसे ही 2-4 कदम चलने लगा, पीछे से फिर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। मैं फिर जल्दी से मुड़ा ताकि देख पाऊँ कि हमारे पीछे कौन चल रहा है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं फिर अपने रास्ते पर आगे की तरफ चलने लगा, लेकिन मेरे कान जो थे पीछे की साइड ही लगे हुए थे। आखिर कौन है जो छुप छुप के चल रहा है? मेरे कानों में उसकी चलने की आवाज़ आ रही है और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? एक मन तो थोड़ा डरा रहा था। जो ऑटो वालों ने बात कहा था कि नदी के उस पार में भूत प्रेत चुड़ैल दिखाई देते हैं, कहीं ये वही लोग तो नहीं हैं। लेकिन दूसरा मन जो कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं कुछ कदम और आगे बढ़ा, तभी जैसे लगा कि मेरे बैग को किसी ने मेरे कंधे से खींचने की कोशिश कर रहा हो। अब फिर मैं जल्दी से मुड़ा, और जैसे ही मुड़ा मैं देख करके हक्का बक्का रह गया था। मेरे पीछे सफ़ेद कपड़ों में एक सुंदर सी औरत, जिसकी उम्र 25 या 30 साल की रही होगी, और खड़ी थी। और वो मेरा जो बैग था उसको खींचने की कोशिश कर रही थी। मैं एकदम देख करके उसको हैरान रह गया था कि इतनी रात में ये औरत अब मेरे पास में क्या कर रही है, कहाँ से आई? कहीं इसी की आवाज़ तो नहीं आ रही थी? कहीं ये मेरा बैग तो नहीं छीनना चाहती है? ज़रूर इसके साथ में पूरा गैंग होगा। मुझे यही लगा कि ये लड़की, ये औरत मेरे पास में आई है और मैं शायद इसको कुछ बोलूं और तभी इसके गैंग के लोग मेरे पास आ जाएं। अब फिर मुझे मारपीट करके मेरा बैग वगैरह, मेरे पैसे वैसे सब छीन लेंगे। मैं अब समझ गया कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा। इस लड़की से हमें उलझना नहीं है। हाँ, मैं उसकी तरफ देखा और फिर मैं आगे की तरफ तेज कदमों से दौड़ पड़ा। कुछ ही देर मैं दौड़ा था। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि वो तो मेरे पीछे लगी हुई है। जितना तेज मैं दौड़ रहा हूँ उतना ही तेज वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। अब बिल्कुल फासला 1 मीटर का रह गया था उसका। जब मैं मुड़ता तब मेरे पीछे वो दिखाई देती, और उसके चेहरे पर मुझे मुस्कान नजर आ रही है।
मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये लड़की कौन है और ये मेरा बैग क्यों छीनना चाहती है। मैं अब गुस्से में हो गया और रुक गया। मैंने देख लिया कि आसपास में कोई इसके गैंग के लोग नहीं हैं। हाँ, मैं रुक करके उसको डांटना शुरू कर दिया, अरे तुम कौन हो? हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? मेरा बैग क्यों छीन रही हो? इसमें तुमने क्या रखा हुआ है? ये तो मेरे सामान है, मेरे परिवार का है। वो औरत चुपचाप खड़ी होकर के मेरी बात सुन रही थी। हाँ, मैं अपना भड़ास निकाले जा रहा था। मैं बोल रहा था कि तुम चले जाओ, जो अपना घर है, जहाँ जाओ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? लेकिन उस पर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी और उसका ध्यान मेरे बैग पर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना बोलने के बाद में ये औरत भाग नहीं रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। आज जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगा, वो औरत अचानक मेरे सामने, सेकंडों नहीं लगा कि सामने खड़ी हो गई। हाँ, इस बार जो उसका रूप था, मैं देख करके कांप चुका था। पहले कितनी मासूम सूरत थी उसकी, कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। अब जो मेरे आगे सामने खड़ी हुई, इतना चेहरा भयंकर था। उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी मोटी मोटी आगे की तरफ लटकी दिखाई दे रही थी। चेहरा बिल्कुल भयानक था। मैं तो देख करके चीख पड़ा था। हाँ, वो फिर अपनी भारी आवाज में कहने लगी, ये बैग मुझे दे दे और तू यहां से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगी। ये बैग मुझे जल्दी से दे दे। अब भला बैग में इस चुड़ैल को क्या काम है? अब मैं तो सही मायने में इतना डर चुका था कि अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा था। मैं कांपते हाथों से अपना बैग उतार दिया कंधों से और उसकी तरफ मैंने बढ़ा दिया। जैसे ही मैं बैग उसको पकड़ाया, उसने बैग का तो चीर फाड़ शुरू कर दिया। चैन को धड़ल्ले से खींचा और उसमें से एक जो मिठाई का डब्बा था, जो अपने परिवार वालों के लिए लिया था, वो मिठाई का डब्बा उठा लिया और बैग को दूर हमारे आंखों के सामने फेंक दिया और वहीं पर वो मिठाई को खाने लगी। मेरी तो हालत ऐसी खराब हुई पड़ी थी कि ना तो मैं कहीं भाग रहा था, ना कुछ कर पा रहा। बिल्कुल एक ही जगह पर जमा हुआ खड़ा रह गया था। इतना मेरे में जो डर समा गया था। तभी जैसे मेरे कान के पास में कोई बोला, अरे तू अब तक क्या देख रहा, भाग यहां से, न तो जैसे ही मिठाई खत्म होगी ये तेरा जान ले लेगी। भाग बेटा भाग, जल्दी निकल यहां से। अब जैसे मुझे ये आवाज सुनाई पड़ी, मैं देखने लगा कि आखिर मेरे कान के पास में कौन बोल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि जो भी बोल रहा है मेरे भले के लिए बोल रहा है। अब फिर मैं रुका नहीं, ना बैग का परवाह किया कि उसमें परिवार के सारे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं। मैं बिल्कुल नहीं रुका, तेजी से आगे की तरफ दौड़ पड़ा। अब पलट पलट कर मैं देखता जा रहा था कि वो चुड़ैल हमारे पीछे तो नहीं है, लेकिन वो अभी भी उसी जगह पर खड़ी शायद मिठाई का आनंद ले रही थी। मैं अब दौड़ता दौड़ता अपने गांव के सीमा के पास में पहुंच गया था और गांव के सीमा पर ही बजरंग बली की एक मंदिर था, जिसमें गांव के लोग पूजा पाठ किया करते थे। मैं जब वहां पर पहुंचा तो मुझे लगा कि बस अब मैं अपना जान बचा करके भाग आया हूं, अब मैं अब बच जाऊंगा। कुछ देर के लिए मैं तो उस मंदिर के पास में रुक गया था। अभी भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और तभी मेरे कान पर फिर आवाज आई, बेटा अपने घर निकल, रुक मत यहां पर, वो शैतान औरत है। अब फिर वो आवाज बंद हो गई। अब मैं उस मंदिर के पास जहां खड़ा था, हनुमान जी के मंदिर के पास में, मैं जल्दी से नमस्कार किया
अब फिर मैं अपने घर की तरफ दौड़ लगा दिया था। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे लग रहा था कि मेरे जितना दौड़ लगा रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है। इतना तो मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन मैं जब मुड़कर देखता था तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई न कोई शक्ति थी जो मेरे साथ साथ चल रही थी मेरी रक्षा के लिए। इतना तो मुझे ज़रूर मालूम हो गया था। और जो शक्ति चल रही थी वो मेरी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी, वो मेरी रक्षा के लिए साथ में चल रही थी। घर का दरवाज़ा पीटना शुरू किया, तब जाके मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी पापा सब जग गए। मेरी आवाज़ सुन करके दरवाज़ा खोले। अब मैं जल्दी से घर के अंदर पहुंच गया। अब मेरी हालत देख करके वो लोग कहने लगे, अरे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में, तेरे ये सामान वामान कहाँ है, बैग कहाँ है। मैं बोला, पिताजी बहुत मुश्किल से मैं अपना जान छुड़ा के भागा हूँ। अब फिर एक एक बात, एक एक घटना मैं उनको बताने लगा। वो मेरी बात सुन करके एकदम वो भी लोग डर गए थे। वो कहने लगे कि बेटा चलो भूल जाओ उस बैग को, तुम अपनी जान बचा के भाग कर आ गए, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। सामान तो आता जाता रहता है बेटा, इसका टेंशन मत लो। अब मैं सही में सारी रात डर से सो नहीं पाया था। जब भी मैं सोने की कोशिश करता, उस चुड़ैल का दोनों चेहरा, पहले सुंदर वाला चेहरा सामने आता और फिर उसका वही भयानक रूप मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता और मेरी नींद खुल जाती। मैं डर करके कांपने लगता था। सारी रात ऐसे ही हुआ था मेरे साथ में। जब सुबह देर रात तक मैं जगा रहा डर के मारे, तो सुबह नींद नहीं खुली थी। नींद खुली 10 बजे के आसपास, जब मेरी माँ मुझे जगाने लगी कि बेटा उठ जा, अब 10 बज चुके हैं। अब मैं जब उठा तो लगा कि मेरे शरीर में पूरा बुखार चढ़ा हुआ है, सर में दर्द वैसे ही था। मैं अपनी माँ को बताया कि माँ मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माँ ने मेरा हाथ पकड़ कर देखा, बोली बेटा तुझे तो बुखार हुआ पड़ा है। और वो बुखार की दवा अब डॉक्टर को दिलाने के लिए मुझे ले गई। बुखार की दवा खाने के बाद भी मेरा बुखार वो कम नहीं हो रहा था। अब मेरे जो पिता थे वो सोचने लगे थे कि कहने लगे मेरी माँ से कि देख, ये लग रहा है कि रात वाली घटना का ही इस पर असर है, इसको किसी तांत्रिक के पास लेकर चलना चाहिए, ओझा गुनी के पास किसी के लेकर चलना चाहिए बेटे को। आखिरकार हम शाम के टाइम में 6 बजे के आसपास, जो हमारे गांव के एक गुनी ओझा थे जो झाड़ फूंक किया करते थे, उनके पास हम लोग पहुँचे। वो हमें देखने लगे। देखने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस पर वही चुड़ैल का साया है, और जब तक इसकी साया इसके शरीर पर रहेगा इसकी बुखार नहीं उतरेगा। आइए सपने में भी परेशान कर रही होगी। मेरे से पूछने लगे क्या सपने में आ रही है। मैंने बोला हाँ, कभी उसका वो सुंदर रूप आ रहा है और कभी उसका भयानक रूप। अब वो जो ओझा गुनी थे कहने लगे कि इसका इलाज ज़रूरी है। अब मेरे पिता, मेरे माँ कहने लगे कि आप इलाज कीजिए। वो कहने लगे कि टाइम लगेगा इसमें, आप सोचो कि बस एक बार में हमने कर दिया और हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें 2-3 दिन का समय लग सकता है, और तब जाके वो चुड़ैल का साया इस पर से उतर जाएगा। लेकिन इसको ज़रूरत क्या थी उस रात में आने की। वो ओझा गुनी मुझ पर नाराज़ होने लगे थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन माँ बाप कह रहे थे कि अब तो बच्चे से गलती हो गई है, अब गलती को तो आपको सुधारना है। ओझा गुनी मेरा इलाज करने लगे, वो झाड़ फूँक करने लगे, और झाड़ फूँक जैसे ही उन्होंने पूरा किया तभी मेरे को लगा कि मेरा शरीर जो भारी भारी सा बना हुआ था बिल्कुल अब हल्का होने लगा। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा भी कि बेटा बता, तेरे को पहले के शरीर में अब के शरीर में कुछ फ़र्क आ रहा है। मैं कहने लगा कि हाँ जी, पहले में मुझे भारी भारी लग रहा था शरीर, जैसे
और अब बिल्कुल हल्का सा लग रहा है। वो कहने लगे कि हाँ, तेरे को 3 दिन यहीं पर आना है और 3 दिन मैं झाड़ा लगाऊंगा और तब तेरे ऊपर से उसका साया बिल्कुल हट जाएगा। लेकिन बेटा गांठ बांध ले कि उस रास्ते पर तू अकेले कभी मत जाया कर। अब मुझे ये चीज़ का पता नहीं था कि आखिर वहाँ पर है क्या, वो चुड़ैल कहाँ से आ गई। लेकिन अभी तो मेरा ये इलाज चल रहा था, अभी मैं कुछ पूछ नहीं पा रहा था। आखिरकार मेरा पूरा इलाज हो गया। मैं अपने पिता के साथ जब गया था झाड़ा लगवाने के लिए तो मैंने तांत्रिक जी से पूछा, ओझा गुनी से, कि बाबा ये जो चुड़ैल मुझे दिखाई दी थी, जिसकी साया मेरे ऊपर में आया था, पहले तो यहाँ नहीं थी। है कि हम भी तो कुछ साल पहले ही मुंबई गए हैं, तब तक तो ये ऐसी घटना नहीं थी। वो कहने लगे नहीं बेटा, तुझे जानकारी नहीं है, ये चुड़ैल बहुत सालों से है और ये जो समस्या होता है ना, ये पूर्णवासी और अमावस की रात को ही ज़्यादा होता है। वैसे वो नज़र नहीं आती, और वो भी पूर्णवासी अमावस की रात में जो भी अकेले इंसान होता है और उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको लुभाने वाली होती है, जैसे सेंट हो गया, खुशबू हो गया, मिठाई हो गया, दारू हो गया, ऐसी चीज़ों पर वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो तुम्हारे पास तो वो मिठाई का पूरा भरा डब्बा था, इसीलिए वो मिठाई के लालच में सूंघ करके तुम्हारे साथ में चल पड़ी थी। अगर वो तुम मिठाई उसको वो बैग नहीं दे देते तो तुम शायद बच नहीं पाते। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि उस टाइम में मिठाई का डब्बा, वो जो पूरा बैग उसको दे दिया था। फिर मैं कहने लगा, बाबा मेरे कान में आवाज़ भी आई थी कि जल्दी से यहाँ से भाग, नहीं तो ये तुझे मार डालेगी। आप वो बात सुन करके कुछ देर तक सोचते रहे, आंखें बंद किए हुए। अब फिर कहने लगे, ये तेरा कुल देवता का कोई होगा जिसकी पूजा तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप करते होंगे, ये उन्हीं की आवाज़ होगी। और सही में जब ऐसा बात बोले तो मेरे सारे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। अब मुझे एहसास भी होने लगा कि कोई न कोई शक्ति तो थी जो मुझे बचाने के लगी हुई थी। अब मुझे जब तक मैं घर तक नहीं पहुंचा था, दरवाजे तक, तब तक मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ में चल रहा है, लेकिन मैं देख नहीं पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको आनंद आएगी उसको सुन करके और अच्छी लगेगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार उन पर ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक इसी तरह की घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।